नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। डगमगाते शेयर बाजार ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी शुक्रवार को, लेकिन आखिरी में जो रिकवरी आई, थोड़ी राहत की सांस जरूर ली होगी यहाँ पर। और आप देखिए, इन सबके बीच में ढेरों खबरें हैं यहाँ पर। जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में उससे जुड़ी खबरें हैं, कहाँ दमदार और कहाँ कमजोर नतीजे रहे, ये भी खबरें हैं यहाँ पे। सोमवार को कौन से शेयर रिएक्ट करेंगे, आईपीओ बाजार में क्या नई खबर है, ब्रोकरेज कहाँ बुलिश है, सब कुछ 360 डिग्री जानेंगे। बस आप आखिरी तक इस शो में हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुज़लोन एनर्जी से। Q2 के नतीजों के बाद शेयर में एक शानदार उड़ान देखने को मिली। यहाँ कंपनी की आगे की गाइडेंस भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रोकरेज की ओर से नए टारगेट्स भी दिए गए हैं। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर, तो 1278 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल ये 200 करोड़ के आसपास था। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो 6 गुना की बढ़ोतरी हुई। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, ये बढ़ोतरी जो है यहाँ पर 718 करोड़ का जो टैक्स राइट बैक हुआ है वो इसमें शामिल है। यानी कि अगर टैक्स को हटा दिया जाए तो भी जो प्रॉफिट है वो डबल होता हुआ दिखा है। यहाँ पे रेवेन्यू के मोर्चे पे 3870 करोड़ आया, यानी कि 84% की सालाना बढ़ोतरी हुई है। कामकाजी मुनाफे यानी एबिटा की बात की जाए तो ये भी 720 करोड़ रहा, यानी कि करीब 2.5 गुना की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई। मार्जिन्स के मोर्चे पे बात की जाए तो 18.6% रहा, यानी कि 460 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 14% था। अब यहाँ पर ऑर्डर बुक और नेट कैश के बारे में भी बात कर लेते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। नेट कैश पोजीशन की बात करें तो ये 1480 करोड़ है यहाँ पर, और जो कि एक बेहतर स्थिति दिखाती है यहाँ पे कंपनी की। ऑर्डर बुक की बात करें यहाँ पर तो 6.2 गीगावाट हो गई है। और आप ये भी समझिए कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी कि शुरुआती 6 महीने की बात करें यहाँ पर तो 2 गीगावाट की नई बढ़ोतरी इसमें होती हुई दिखी है। आप डिलीवरी की बात करें, क्योंकि कंपनी जो है वो डिलीवरी करती है तमाम तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें भी 565 मेगावाट जो स्थिति है वो पहुंचती हुई दिखी है यहाँ पर। अब आप ये समझिए कि ब्रोकरेज जो है नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट आई है यहाँ पे, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है यहाँ पर। और जो सुज़लोन के ऊपर उन्हें जो टारगेट्स दिए गए हैं वो नुवामा की तरफ से 66 दिए गए हैं और होल्ड की सलाह दी गई है। वहीं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 74 के टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट की जो बात है वो साफ तौर पे ये है कि उनका मानना है कि FY26 के अगर पूरे साल की बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है, यानी कि Q3 Q4 में एक बेहतर ग्रोथ दिखाई जा सकती है। लेकिन हालांकि ये बात यहाँ पर ये भी है कि FY27 के एस्टीमेट जो है वहाँ पे अर्निंग पर शेयर में एक कटौती ज़रूर दिख रही है, करीब 16% के आसपास की यहाँ पे जो ब्रोकरेज रिपोर्ट कह रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। 3 बड़ी खबर और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है यहाँ पर, वो आपको ज़रूर जाननी चाहिए यहाँ पे। तो आप देखिए, SBI ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है। सितंबर तिमाही की बात करें, Q2 की बात करें तो एक तो शानदार नतीजे रहे। यहाँ पर एक और खबर निकल के आई कि इससे क्या हुआ, कंपनी का जो बैंक का जो मार्केट कैप है वो 100 बिलियन डॉलर के आसपास यानी कि 8.3 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। और SBI का कुल बिजनेस भी जो है वो 100 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है, पार निकल गया उसके। वहीं एक और जानकारी है यहाँ पर, देश के सबसे बड़े बैंक, सरकारी बैंक SBI जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने येस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को जो बेचा था, आप नहीं जानना चाहेंगे कि कितना प्रॉफिट कमाया। तो आप ये समझिए कि उस निवेश से करीब 14% का प्री टैक्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि IRR कमाया, यानी कि 14% की जो है वो कमाई करी है SBI ने। यानी कि रिपोर्ट्स की माने तो येस बैंक का जो स्टेक सेल है उससे भी 3870 करोड़ के गेंस हासिल हुए हैं। यानी कि जो SBI की तरफ से ये जानकारी निकल के आई, ये जानकारी तो है कि 14% की यहाँ पे IRR कमाई देखने को मिली है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 3870 करोड़ के गेंस भी शामिल हैं इसमें। SBI के चेयरमैन CS शेट्टी ने यहाँ पे कहा कि बैंक का ये निवेश ना सिर्फ मुनाफे के लिहाज से सफल रहा, बल्कि इसमें देश की बैंकिंग व्यवस्था को भी स्थिरता दी है। उन्होंने ये भी साफ किया कि फिलहाल बैंक के पास जो है अभी भी येस बैंक के पास करीब येस बैंक की 10% की हिस्सेदारी है और इसको बेचना है या रखना है ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ये फैसला समय पर लिया जाएगा। वहीं रिजल्ट्स की बात करें, तीसरी खबर रिजल्ट्स की रही। यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो 6.4% चढ़कर 21,504 करोड़ के आसपास पहुँचा। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 3.28% बढ़ा। बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA की बात करें, यहाँ पर जो रेशियो रहा है उसमें एक सुधार देखने को मिला है। वहीं अगर आप ग्रॉस NPA एसेट्स की बात भी करें, रेशियो के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर भी सुधार मिला है। यानी कि 3 अच्छी खबरें वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। आगे चलते हैं। यहाँ पर देश की पहली निजी क्षेत्र की बंदरगाह पोर्ट की जो कंपनी है यहाँ पे गुजरात पिपा पोर्ट लिमिटेड की बात कर लेते हैं। क्या शानदार रिजल्ट्स रहे इसके। और आप देखिए इसके बाद
और शेयर में ज़बरदस्त धुआंधार तेज़ी देखने को मिली। 5 दिनों के अंदर जो स्टॉक है वो 8 से 9% चढ़ गया, 180 के भाव पे पहुंचता हुआ दिखा। यहाँ पर अगर आप रिजल्ट्स को देखें तो प्रॉफिट जो है वो सालाना आधार पर डबल होता हुआ दिखा, 113% बढ़ता हुआ दिखा, 160 करोड़ पर आता हुआ दिखा। यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो 32% बढ़ता हुआ दिखा, 299 करोड़ पर आ गया। यहाँ पर आप ये समझिए, यहाँ पे एबिटा की भी बात करें अगर, तो उसमें भी 34% का जंप आया, 178 करोड़ पर आ गया है। और मार्जिन्स की बात करें, यहाँ पर भी शानदार जो है स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप दूसरे पैरामीटर्स को देखें यहाँ पर, तो कंपनी की तरफ से 5 रुपये 40 पैसे के हिसाब से प्रति शेयर के हिसाब से अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया गया है। डिविडेंड के लिए कंपनी ने 12 नवंबर को रिकॉर्ड डेट जो है वो फिक्स करी है और डिविडेंड का जो भुगतान है वो 25 नवंबर 2025 को किया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट खबर रिटेल पार्टिसिपेशन है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे निवेशकों के होगा पोर्टफोलियो में बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अब आप यहाँ पे समझिए, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पे मुनाफा और आय दोनों में साल दर साल के हिसाब से 17% की बढ़त देखने को मिली है। यहाँ पे स्टॉक बहुत लंबे समय से कंसोलिडेट हो रहा है, जब से IPO आया उसके बाद से एक हाई बनाया और उसके बाद से नीचे है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो नतीजा है वो ठीक है फिलहाल के लिए। यहाँ पे आप यहाँ पे देखें, एसेट क्वालिटी की बात करें, स्टेबल दिख रही है। ग्रॉस NPA जो है वो घटा है, 0.26 पे आया, जबकि जून क्वार्टर 1 में 0.29% था। लोन लॉस जो है, प्रोविजन जो है वो यहाँ पे बढ़ता दिखा है, 50 करोड़ के आसपास आया है, जबकि पिछले साल 5 करोड़ था। यानी कि 5 करोड़ से बढ़ के जो प्रोविजनिंग है वो करीब करीब हमें 50 करोड़ पहुँच गई है। ग्रॉस डिसबर्समेंट जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है, यहाँ पर करीब 15,900 करोड़ के आसपास आया है, जबकि पिछले साल 12 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे समझना जरूरी होता है AUM कैसा रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो भी 24% की ग्रोथ यहाँ पर दिखा रही है। अब ग्लोबल ब्रोकरेज जो फर्म है HSBC, उसने बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे क्या किया है, अपने जो टारगेट्स हैं वो घटा दिए यहाँ पे, और उन्होंने जो टारगेट्स दे दिए वो 100 के दे दिए, मतलब पहले 100 के दिए थे, अब उसको घटाकर 92 रुपीज़ कर दिया। अब आप सोचिए कि इस हिसाब से देखें तो 16% की दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि रिपोर्ट के हिसाब से अंदेशा जताया जा रहा है। अब हम लोग ओला की बात करते हैं। नतीजों के बाद ये जो स्टॉक है इस हफ्ते बुरा हाल रहा, पिटता हुआ दिखा, 46 के भाव पर आता हुआ दिखा। यहाँ पर ना सिर्फ नतीजों की वजह से बल्कि गाइडेंस ने भी काफ़ी निराश किया है यहाँ पर। और आप देखिए पूरे हफ्ते के अंदर शेयर 9% से ज़्यादा टूट गया। कंपनी का जो नेट घाटा है 418 करोड़ के आसपास आया, जबकि पिछले साल यहाँ पे 495 करोड़ था। यानी कि यहाँ पे तो घाटा कम हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। कमाई की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला, 43% की गिरावट आई है यहाँ पर। इसके अलावा कंपनी की बिक्री जो है, यहाँ पे जो सेल्स है उसी के हिसाब से तो टॉप लाइन ग्रोथ मानी जाती है, वो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर। आप ये समझिए ओला इलेक्ट्रिक के वॉल्यूम जो है वहाँ पे सालाना आधार पर 44% और क्वार्टर आधार पर 19% घटकर 55,000 यूनिट्स पर रह गए हैं यहाँ पे। जब कंज्यूमर बार बार कंप्लेंट करेगा तो जाहिर सी बात है खरीदारी भी नहीं की जाएगी, और यहाँ पे माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एबिटा घाटा जो है वो घटता हुआ दिखा, 203 करोड़ के आसपास आया, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि FY26 के लिए जो गाइडेंस है वो घटा दी गई है। ऑटो मार्जिन जो गाइडेंस है वो घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा आप ये भी समझिए कि यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग खबर निकल के आई कि ऑटो बिजनेस जो है कंपनी का पहली बार एबिटा पॉजिटिव होता हुआ दिखा है, जिसमें 30.7% ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेशनल खर्चों के करीब 52% के आसपास का एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है यहाँ पर। और आप ये समझिए कि अभी एमकी ग्लोबल की एक रिपोर्ट आई थी लेटेस्ट, और उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी, और जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से 65 रुपये के यहाँ पे लक्ष्य मेंटेन किए यहाँ पे। अब हम लोग पेटीएम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन से जुड़ी 2 बड़ी खबरें हैं इस हफ्ते जो आई, जिसका साफ तौर पे असर देखने को मिला। और आप यहाँ पे समझिए एक ब्रोकरेज भी जो है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं। सबसे पहले MSCI इंडिया इंडेक्स में जो स्टॉक है उसको दोबारा शामिल करने की खबर निकल कर आई है। दूसरी ओर कंपनी का जो मुनाफा है वो 21 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल यहाँ पर अभी समझिए 930 करोड़ था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, जो 98% की कमी है इसके पीछे का एक लॉजिक है। यहाँ पे क्या लॉजिक है, साल भर पहले अगर आप देखें तो 1345 करोड़ जो था कंपनी ने मुनाफा जो कमाया था वो वन टाइम गेंस के जरिए कमाया था, जो कि जोमेटो को मूवी और इवेंट टिकटिंग बिजनेस की बिक्री के बाद आया था। मुनाफे में गिरावट की दूसरी वजह यहाँ पे गेमिंग जॉइंट वेंचर की वजह से 123 करोड़ का यहाँ पे झटका लगा है, क्योंकि सरकार ने गेमिंग नियमों में बदलाव किया, जिसका सीधा असर यहाँ पे स्टॉक पे होता हुआ दिखा है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी समझिए कि कंपनी की जो आय है साल दर साल के हिसाब से उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, 24% बढ़ती हुई दिखी है, यहाँ पे 2061 करोड़ के आसपास आई है यहाँ पे। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए मर्चेंट पेमेंट
कंपनी क्योंकि मर्चेंट पेमेंट से जुड़ी हुई है यहाँ पे, वहाँ पे एक मजबूत स्थिति देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही है यहाँ पे। एबिटा जो है यहाँ पर कामकाजी मुनाफा 95% से ज़्यादा वो बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो वो 3.8% से बढ़कर 6.8% पे आया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आपको पेटीएम के जो संस्थापक है, फाउंडर और सीईओ हैं, विजय शेखर की बात सुननी चाहिए, हमें समझनी चाहिए हमें। उनका साफ तौर पे कहना है कि कंपनी जल्द ही एआई बेस्ड हार्डवेयर का उत्पादन जो है उसको लॉन्च करती हुई दिखेगी, उसकी तैयारी कर सकती है हमें। साउंड बॉक्स जो है, पेटीएम का एक ऐसा साउंड बॉक्स लॉन्च करने वाले हैं जो एकदम स्मार्ट होगा, इंटरएक्टिव डिवाइस के रूप में विकसित किया जाएगा और आने वाले समय में ये फ़ोन के फीचर की तरह बोलेगा। और यहाँ पर देखिए सिटी की रिपोर्ट आई है और उन्होंने 1500 रुपये के टारगेट्स दिए, काफ़ी ज़्यादा बुलिश उनका ये मानना है, स्टैंस मान के चल रहे हैं। मदरसन सुमी वायरिंग की बाबात करते हैं, दूसरी तिमाही में इनके भी नतीजे जारी होते हुए दिखे यहाँ पर और ब्रोकेज भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट जो है वो 9% यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है, 165 करोड़ पे आता हुआ दिखा। कंपनी ने ये बताया कि जो मुख्य वजह रही यहाँ पे बढ़ोतरी की, त्योहारी सीजन में मजबूत बिक्री रही है यहाँ पे। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की बात करें यहाँ पर तो इसमें भी करीब 19% का जंप देखने को मिला है, काफ़ी बेहतर है। आप कामकाजी मुनाफे की बात करें आप यहाँ पे तो वो 12% बढ़ता हुआ दिखा है, 280 करोड़ पर आ गया है। इसके अलावा एबिटा की बात करें यहाँ पे उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दूसरी ओर नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट आई, उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है और आप समझिए कि टारगेट जो है 57 से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया है। ब्रोकेज का यहाँ पे ये भी कहना है कि जो ईवी ट्रांजिशन का जो फ़ायदा है वो मिलता दिखेगा, कंटेंट वॉल्यूम और प्रेजेंस ग्रोथ का भी बेनिफिट होगा यहाँ पे। FY 25 से 28 के बीच में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 14% और प्रॉफिट जो है वो 21% की ग्रोथ की उम्मीद वो जता रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। डिफेंस सेक्टर की प्राइवेट कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की बात कर लेते हैं, इसके नतीजे आते हुए देखिए और स्टॉक की पिटाई होती चली देखने को मिली। अब आप देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत सारे निवेशकों को ये चीज़ समझ में नहीं है कि भाई पिटाई हुई क्यों। तो इसमें एक तो देखिए बाजार के सेंटीमेंट्स का बड़ा होता है, कई बार क्या होता है कि स्टॉक वैसे ही बहुत ज़्यादा भागा हुआ होता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि एक दबाव देखने को मिलता है, या फिर यहाँ पे समझिए कि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, उस हिसाब से नंबर नहीं आते, तो वो एक चीज़ रहती है हमें। स्टॉक में 5% जो है गिरावट देखने को मिली जैसी नतीजे आए, 665 के भाव पे जाता हुआ दिखा है यहाँ पर। लेकिन उसके अगले ही दिन यहाँ पर आप समझिए कि एक अच्छी रिकवरी शुक्रवार को स्टॉक में आती हुई दिखी। अगर आप नतीजों को पढ़ने की समझने की कोशिश करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर रहे। यहाँ पर आप देखिए मुनाफा 91% यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली, 30 करोड़ से ज़्यादा का निकलता हुआ दिखा। वहीं ऑपरेशन से जो रेवेन्यू है वो 40% बढ़कर 225 करोड़ पर आ गया यहाँ पे। एबिटा की बात करें 82% यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली और मार्जिन्स में भी आप देखिए कि 20% से बढ़कर 26% से भी ज़्यादा होते हुए दिखे हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे करुणाकर रेड्डी जो है उनकी बात निकल के आई, हमें लगा कि मैनेजमेंट की जानकारी आपको ज़रूर देनी चाहिए, वो क्या कहते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि अपोलो जो है अब भारत के बढ़ते डिफेंस लैंडस्केप में एक विश्वसनीय साझेदार बन गया है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ना सिर्फ प्राइवेट कंपनी से ऑर्डर मिल रहे हैं, सरकारी कंपनी से भी इसको ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये समझिए कि स्टॉक में एफआईज ने, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे जानकारी है कि एफआईज जो विदेशी निवेशक है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पे बढ़ाया है। ट्रेड लाइन के मुताबिक सितंबर क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 7.16% से बढ़ाकर 8.94% कर दी है। यहाँ पे देश की दिग्गज डिफेंस कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने तिमाही नतीजे पेश किए और उसके साथ ही खुशखबरी भी देते हुए कई ऐलान करते हुए दिखे। यहाँ पे आप ये समझिए कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर एक इक्विटी शेयर पर एक तगड़ा अंतरिम डिविडेंड देने की यहाँ पे घोषणा हुई है यहाँ पर। और आप ये समझिए कि 5.75 रुपये का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान हुआ है यहाँ पे। डिविडेंड के पेमेंट के लिए जो यहाँ पे निवेशक योग्य होंगे, उनकी जो दावेदारी तय हुई है उसके लिए रिकॉर्ड डेट जो है वो 11 नवंबर 2025 तय की गई है। इसके अलावा अगर आप नतीजों की बात करें तो नतीजे अच्छे रहे हैं यहाँ पे। आय में करीब ज़बरदस्त एक उछाल देखने को मिला। अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 57% ये बढ़कर 154 करोड़ पर आ गया है, जो कि पिछले साल आप देखें 97.8 करोड़ के आसपास का था। ऑपरेशनल इनकम की बात करें तो 45.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़कर 1677 करोड़ पर आ गई है। पिछले साल की समान तिमाही में अगर आप देखें तो ये 1152 करोड़ के आसपास थी। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो इसमें भी 128% का जंप आता हुआ दिखा है। इसके अलावा एबिटा मार्जिन की बात करें तो 5.9% से बढ़कर 9.3% पर ये आ गया है। इसके बाद बहुत ही बड़ी खबर की हम लोग बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के शेयरों की। यहाँ पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई बड़े कारण हैं और इसका असर सीधा आपको देखिए सोमवार को देखने को मिलेगा। और बड़ी खबर ये है कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आने जा रहे हैं यहाँ पे 10 नवंबर को, यानी कि सोमवार को। नतीजे आने से पहले शुक्रवार की सत्र में हमने देखा एक शानदार तेज़ी देखने को मिली।
स्टॉक 4% बढ़कर 9 रुपये 61 पैसे पर पहुंचता देखा। और पूरे हफ्ते की भी अगर आप चाल देखें तो 7% ये जो है चढ़ता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई है, उन्होंने एक नतीजों पर एक अनुमान लगाया, अपनी जानकारी साझा करी है, जो उन्होंने रिसर्च किया उसकी जानकारी हम लोग आपके सामने साझा करते हैं। यहाँ पे उनका ये कहना है कि जो Q2 के नतीजे हैं उसमें घाटे की उम्मीद उन्होंने जताई है, लेकिन उन्होंने ये जो उम्मीद जताई है उस हिसाब से उनका ये कहना है कि घाटा जो है साल दर साल के हिसाब से जो है वो कम हो सकता है। यानी कि अगर आप देखें तो करीब 6,823 करोड़ के आसपास का यहाँ पे नेट जो लॉस है वो ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे। पिछले साल जबकि जो लॉस था वो 7,176 करोड़ का था। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो घाटा जो है वो कम हो सकता है, लेकिन अगर आप क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो घाटा जो था 6,608 करोड़ का था। यानी कि साल दर साल के हिसाब से घाटा कम हो सकता है, लेकिन क्वार्टर के आधार पर बढ़ सकता है। यहाँ पे रेवेन्यू के मोर्चे की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए आय जो है वो सालाना आधार पर अगर आप देखें तो 1.7% बढ़ के 11,115 करोड़ आ सकती है, जो कि रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ये देखें कि क्वार्टर बेसिस पे देखें रेवेन्यू तो भी इसमें 0.8% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब यहाँ पे आरपू के बारे में समझना ज़रूरी है, औसत प्रति ग्राहक आय। यहाँ पे भी जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि यहाँ पे उम्मीद जो है सुधार की संभव है। यहाँ पे जो आरपू है 167 रहने का अनुमान है, जो कि सालाना आधार पर 7% और तिमाही आधार पर 1.2% की ग्रोथ दिखाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक और दिलचस्प रिपोर्ट है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो एजीआर ड्यूज की रीकैलकुलेशन की अनुमति दी है, जिससे वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार से एक राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में सिटी का यह मानना है कि इस आदेश से सरकार को कानूनी तौर पर वीआई यानी वोडाफोन आइडिया को मदद करने में एक आधार मिल गया है। ये राहत कंपनी की वित्तीय स्थिति और डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अहम साबित हो सकती है। सिटी ने वोडाफोन आइडिया पर अपना रुख बदलते हुए टारगेट प्राइस को 10 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये कर दिया है। यानी कि अगर आप 9 रुपये के हिसाब से भी देखें तो 49% का अपसाइड यानी 50% की तेज़ी ये मान के चल रहे हैं कि ये पोटेंशियल हो सकता है यहाँ पे। अब आईपीओ बाजार की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हेलमेट कंपनी स्टड्स एसेसरीज़ की। यहाँ पे लिस्टिंग जो है काफ़ी फीकी रही। यहाँ पर आईपीओ को निवेशकों का भले ही तगड़ा रिस्पॉन्स मिला हो और आप देखिए ओवरऑल 73 गुना सब्सक्राइब होता हुआ, लेकिन आईपीओ के तहत जो यहाँ पे भाव था 585 का, उसके सामने बीएससी पर 570 के भाव पर, एनएससी पर 565 के भाव पर लिस्ट होता हुआ दिखा। यानी कि लिस्टिंग के गेंस तो छोड़िए, लिस्टिंग के लॉस हो गए, 3% का घाटा यहाँ पे झेलना पड़ा यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखिए अगर आप पूरे दिन की हम लोग देखें यहाँ पर तो जो यहाँ पे क्लोजिंग होती हुई देखी वो 4.20% के घाटे पे होती हुई देखी। यानी पहले दिन ही ये 4% नीचे आ गया स्टॉक। यहाँ पे एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल का जो यहाँ पे कहना है कि जिन निवेशकों के पास ये अलॉट हो गया है उनको स्टॉक में बने रहना चाहिए। मिड टर्म के हिसाब से यहाँ पे जो है स्टॉक एक बेहतर स्थिति दिखा सकता है। इसके बाद ओखला इंडिया की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो है कंपनी प्रीमियम पे लिस्ट होती देखी। पैकेज फूड मेकर एमटीआर फूड्स के नाम से जानी जाती है, उसकी पेरेंट कंपनी भी है। शेयर बाजार में 3% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई। कंपनी का जो शेयर है बीएससी पर 751 रुपये 50 पैसे पर, जो कि इशू प्राइस है 730 रुपये से देखें तो 3% ऊपर था, जबकि एनएससी पर 750 पर लिस्ट हुआ है। इसके बाद लेंसकार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 10 नवंबर को यानी कि सोमवार को इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। और आप देखिए लिस्टिंग से ठीक पहले चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस बनाने वाली इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो गिरकर 2% तक आ गया है। इसका मतलब ग्रे मार्केट को लेंसकार्ट के शेयरों की लिस्टिंग मामूली बढ़त के साथ या फिर फ्लैट जो है उम्मीद की जा रही है। हालांकि देखेंगे सैटरडे संडे क्या स्थिति जो है मंडे तक आते आते क्या देखने को मिलती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज एनबीएफसी पिरामिल फाइनेंस के शेयरों में 12% की प्रीमियम की एंट्री होती हुई देखिए। यहाँ पे इसके शेयर घरेलू मार्केट में बिना आईपीओ के लिस्ट हुए। अब आप कहेंगे कि बिना आईपीओ के कैसे लिस्ट हो गए, तो आपको बता दें कि करीब 1.5 महीने पहले इसकी पेरेंट एनबीएफसी पिरामिल एंटरप्राइजेज के जो शेयर हैं आखिरी बार बीएससी पर 22 सितंबर को कारोबार करते दिखे थे। इसके बाद इसकी पूर्ण मालिकाना हक वाली कंपनी पिरामिल फाइनेंस के साथ इसका विलय यानी कि मर्जर होता हुआ दिखा। यहाँ पर इसकी पिरामिल फाइनेंस के रूप में आप ये समझिए कि घरेलू मार्केट में 1270 रुपये पर इसकी एंट्री हुई है यहाँ पर। और 22 सितंबर को जो पिरामिल एंटरप्राइजेस का शेयर था 1124 पर बंद हुआ था। यानी कि अगर आप परसेंटेज निकालें तो यहाँ पे जो डिस्कवर्ड प्राइस निकल के आया वो 12% प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ दिखा है। पूरा मामला क्या है वो भी जान लीजिए। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी ने 10 सितंबर को पिरामिल एंटरप्राइजेज और इसकी जो पूर्ण मालिकाना हक वाली सब्सिडरी पिरामिल फाइनेंस है उसके विलय की योजना को मंजूरी दे दी। इसके अलावा आप ये समझिए कि पिरामिल एंटरप्राइजेज के सभी डेट सिक्योरिटीज़ भी पिरामिल फाइनेंस के नाम पर दिए गए हैं। और आप ये समझिए कि किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, तो देखिए पिरामिल फाइनेंस के शेयर होल्डिंग पैटर्न का अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे पिरामिल एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स को
1:1 रेशो के हिसाब से यहाँ पर शेयर जारी किए जाएंगे। और आप यहाँ पे समझिए कि जून 2025 तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो इसमें प्रोमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 46.16% है। वहीं पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसमें 31 म्यूचुअल फंड्स की 8.16% हिस्सेदारी, LIC की 4.47% हिस्सेदारी और इसके अलावा 8 बीमा कंपनियों की 4.80% की हिस्सेदारी है यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गिरते बाजार में NBFC स्टॉक L&T फाइनेंस जो है उसमें धुआंधार तेजी देखने को मिली। आप ये समझिए कि शेयर जो है F&O में ना सिर्फ टॉप गेनर के तौर पर उभरा बल्कि 10% चढ़कर यहाँ पे ऑल टाइम इसने अपना नया हाई भी बनाया। साल की शुरुआत से अब तक ये 114% चढ़ चुका है, जबकि पिछले एक साल में 105% और पिछले 6 महीनों में 75% की तेजी देखने को मिली। दरअसल कंपनी ने इन्वेस्टर डे के मौके पर डिजिटल लैंडिंग AI मॉड्यूल को शोकेस किया। कंपनी ने बताया कि डिजिटल पार्टनरशिप डिसबर्समेंट 1140 करोड़ रुपए रहा है। डिजिटल डिसबर्समेंट में सालाना आधार पर 7 से लेकर 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने इन्वेस्टर्स डे में बताया कि कंपनी जो है अक्टूबर 2025 में मंथली रिटेल जो डिसबर्समेंट की हाई को उसने छुआ है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें, ROA की बात करें तो फिलहाल ये 2.5% के आसपास स्टेबल है। कंपनी ने अपनी पहली यहाँ पे संपूर्ण गोल्ड लोन जो यहाँ पे शाखा है उज्जैन में शुरू करी है, जिससे गोल्ड लोन सेगमेंट में अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करती हुई कंपनी दिखेगी। इसके साथ ही मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि L&T फाइनेंस अपने डिजिटल मॉडल और AI सिस्टम और साथ ही यहाँ पे प्लैनेट 3.0 के जरिए फाइनेंस सेक्टर में तेजी से बदलाव ला रही है। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर खरीदारी की सलाह दी है और 330 रुपये का यहाँ पे लक्ष्य दिया है। सोमवार को एक स्टॉक जो है वो रिएक्ट करता हुआ देखिएगा, हालांकि और भी बहुत सारे स्टॉक जैसे वोडाफोन और जो मैंने स्टॉक्स बताए, लेकिन आप यहाँ पे समझिए कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC के नतीजे आते हुए दिखे यहाँ पर। और आप यहाँ पे ये समझिए कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 2% बढ़कर 4,462 करोड़ पर आ गया। पिछले साल इसी तिमाही में 4,370 करोड़ था। कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है NII की बात करें तो ये 20% की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा ग्रॉस क्रेडिट इम्पेयर्ड एसेट रेशियो जो है वो 1.92% से घटकर 1.87% आ गई है, जबकि नेट क्रेडिट इम्पेयर्ड एसेट रेशियो जो है वो 0.38% से मामूली घटकर 0.37% पे आ गई है। ये पैरामीटर जैसे नुकसान झेलने की क्षमता को मापता है, बताता है। कंपनी ने अपने नोट्स टू अकाउंट्स में भी ये बताया कि उसने करीब 263 करोड़ के एक लोन अकाउंट को फ्रॉड के रूप में यहाँ पे कैटेगराइज किया है और उस पर 100% प्रोविजनिंग कर दी गई है। सरकारी कंपनी ने करीब 3 रुपये 65 पैसे प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। इसका रिकॉर्ड डेट जो है वो 26 नवंबर तय की गई है और शेयरधारकों को जो भुगतान है वो 6 दिसंबर को किया जाएगा। किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को जानना समझना एक निवेशक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने सुज़लॉन में देखा कि राहुल जैन नए CFO बने, लेकिन इस हफ्ते जो है पेंट कंपनी के CEO ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया और उसके बाद एनालिस्ट हैरान हो गए। आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के जो पेंट्स डिवीजन है, बिरला ओपस के जो CEO हैं रक्षित हरगावे ने अपना इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे इसके चलते शेयर में 7% की गिरावट देखने को मिली और ये टूटकर 2697 के भाव पर आता हुआ दिखा। हरगावे ने इस्तीफा देते हुए कहा कि वो कंपनी के बाहर नए कैरियर अवसर तलाशने के लिए पद छोड़ रहे हैं। उनका जो आखिरी वर्किंग डे है वो 5 दिसंबर को होगा। एनालिस्टों के लिए ये जो इस्तीफा है वो चौंकाने वाला था, क्योंकि बिरला ओपस ब्रांड को लॉन्च हुए अभी सिर्फ 18 महीने हुए थे। नोवावा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने भी यहाँ पे बहुत हैरानी जताई और उन्होंने कहा कि पिछले 6 से लेकर 7 महीनों में बिरला ओपस की जो ग्रोथ है वो कुछ देखने को नहीं मिली। इस हफ्ते कंपनी के अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ ने अपनी तिमाही नतीजे भी जारी करते हुए देखे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है इस दौरान 11.6% बढ़कर 804 करोड़ के आसपास दिखा, जबकि आप देखिए पिछले साल की तिमाही में देखें तो 721 करोड़ के आसपास का था। ऑपरेशन से रेवेन्यू जो है करीब 26% बढ़ता हुआ दिखा। कामकाजी मुनाफा जो है वो 12.5% बढ़कर 367 करोड़ के आसपास आया। और एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर जो है स्लाइटली दबाव देखने को मिला, 4.3% से घटकर 3.8% पे आता हुआ दिखा है। अब हम लोग यहाँ पे RP संजीव गोयनका ग्रुप की बात कर लेते हैं। सारेगामा इंडिया ने निवेशकों के लिए एक तगड़ा डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि कंपनी के बोर्ड ने फैसला किया है कि हर शेयरधारक को प्रति शेयर के हिसाब से 4.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया जाएगा, जबकि हर शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपया रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी 450% के डिविडेंड दे रही है। ये डिविडेंड उन शेयरधारकों के लिए मिलेगा जिनके नाम कंपनी के रजिस्टर के तौर पर दर्ज है, जो कि 11 नवंबर 2025 तक यहाँ पर जो है कंपनी के में एक आप समझिए कि जिनके पास शेयर होंगे, यानी कि 11 नवंबर जो है 2025 की रिकॉर्ड डेट जो है वो मानी जाएगी और उसी तारीख के हिसाब से शेयर रखने वालों को इसका अंतरिम डिविडेंड के वो हकदार रहेंगे यहाँ पर। तो ये ओवरऑल पूरा शो था।
आपको ये पूरा शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक स्पेसिफिक पे हम लोग चर्चा करें तो भी बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।